तीन अहम मामलात थे, इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपके वक्त का। मेजर 3 पॉइंट थे, एक भारत को जो जवाब दिया गया, और दूसरा मामला था मदरसा के कौमी धारे में लाने के हवाले से, और तीसरा जो सबसे अहम इशू था वो ये था कि PTM के हवाले से, और कुछ सवाल उठाए गए PTM से कि फंडिंग जो हो रही है वो कहाँ से हो रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर कौंसल खानों में जो भारतीय और रॉ के अंदर जो लोग हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। इस्लामाबाद के धरने को प्रोलॉन्ग करने के लिए रॉ ने किस तरह से ये फंडिंग की है, ये PTM से सवाल किए गए हैं, और कहा है कि वो आकर वो जवाब दें और कानूनी तरीके से उनसे निमटने की अब बात हो रही है। आपको क्या लग रहा है आने वाले वक्त में PTM जो मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ और पाक फौज मुखालिफ रवैया अपनाए हुए, क्या हो सकता है सर? पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की स्टेट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उनकी तरफ से कोई माजरत रखाना रवैया या ये जवाब तलबी का मामला, ये तो मुझे अजीब सी हर बार बात लग रही है। सीधी सीधी बात है, अगर आपका कानून ब्रीच हो रहा है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच हो रहा है, अगर आपके जो कस्टम्स हैं, आपके पाकिस्तान के जो रूल्स हैं वो ब्रीच हो रहे हैं, तो आप कार्रवाई करें। इसमें सवालात करने की, अगर कोई बाहर से मदद ले रहा है और आपके पास उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, तो आप कार्रवाई की तरफ बढ़ें और सीधा सीधा उनको कोर्ट हौला में ले जाएं। ये उनसे सवालात करने की क्या जरूरत है? इस मसले को इस तरह आगे ले जाने की क्या जरूरत है? ये होता रहा है, पहले भी ऐसा रहा है। मुजीबर रहमान पैदा हुआ, फिर मुजीबर रहमान से इस तरह के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में आ जाए, बस किसी तरह से आ जाए और उसको हम मना लें, बनाने की कोशिशें होती रही हैं। फिर अगरतला का केस बना, वो वापस लिया गया, किस तरह से वापस लिया गया वो हमारे सामने है। अब नई इस तरह की बात हो रही है। अब इनको आप यानी अगर उनकी पॉलिटिक्स पाकिस्तान के दायरे से बाहर है तो फिर उनको पाकिस्तान के दायरे से बाहर रखा जाए। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की जो हदूद हैं, जोग्राफियाई हदूद हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ये नहीं समझा जाना चाहिए कि जो आ जाए जी वो जिस तरह का वो अंदाज अख्तियार करना चाहे वो करे। हमें इस जोग्राफिया के तकद्दुस को बहरहाल पेश नजर रखना है कि तुफ्तान से लेकर काशगर की सरहदों तक, चीन की सरहदों तक, और इधर जो है जीवनी से लेकर वाखान तक, ये हमारा एक जोग्राफिया है और इस जोग्राफिया के खिलाफ कोई बात हम सुनने को तैयार। बिल्कुल सही है। अब जो कानूनी तरीका उसकी तो बात भी कर दी है अभी मेजर आसिफ गफूर ने, कि कानूनी तरीके से अब उनसे जो है वो मामला होगा, वही निपटा जाएगा। समी इब्राहिम साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके भी वक्त का। आज 3 मेजर इशूज़ थे, एक भारत के मामला थे जिसके जवाब दिया गया, दूसरा कुछ मदरसा के हवाले से था कि कौमी धारे में लाना, तीसरा अहम इशू था वो PTM के मामला थे। PTM जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ बातें हो रहे हैं और सबसे बढ़ के पाक फौज के हवाले से जिस किस्म की फजा बनाने और नारेबाजी की बात हो रही, उसमें जो आज जवाब था उस पर क्या तबसरा सर आपका? देखिए, ये जो बात है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, तो ये सिर्फ कोई मंजूर पश्तीन तो नहीं कर रहा। इस वक्त तो सारी सियासी जमातें जो हैं, ये नून लीग वालों से पूछ लें, पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लें, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी कि सब कुछ जो कुछ भी है ये पाकिस्तान की फौज की वजह से है, और इसके पीछे ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बिलावल भुट्टो हमेशा इमरान खान को। तो इसका मतलब क्या है? किसने सिलेक्ट किया है? फौज को कहते हैं ना कि आपने सिलेक्ट किया। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें जब ये इस मुल्क में एहतसाब का अमल अगर शुरू हुआ है, जिन लोगों ने माल बनाया है उन लोगों से जब पूछा जा रहा है, तो वो आगे से हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फौज पे डालते हैं। और इस वक्त बैनुल अक़वामी तौर पर जैसे इंडिया है, अमेरिका है, उन लोगों को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक बयानिया चाहिए, तो उसमें वो पैसे भी खर्च करते हैं। जो DGISPR ने कहा कि अगर मामला वहाँ का है तो वहाँ पर हल्के में बात करें या हमसे आगे बात करें। लंदन में बात करते हैं, मिशेल खान केस वाशिंगटन DC में डिस्कस होता है। तो ये सारी बातें जो है ये एक तरफ इशारा करती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ जा रहा है, एक बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है यहाँ पर इस खित्ते में। अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से अमेरिका ने तो ये सोचा कि भारत को साथ मिला के वो चाइना को नीचे कर लेगा, तो वो नहीं हो सका नीचे। पाकिस्तान की फौज ने बड़ा करारा जवाब दिया। मई में भारतीय जहाज गिरे, उसके बाद जो भारत करना चाह रहा था एडवेंचर, वो उसी तरह नहीं कर सका। प्लानिंग अभी भी उनकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो डोमेस्टिक कंपल्शन की वजह से, जो हमारे दाखिली सियासी मसाइल की वजह से, उनको भी ये सूट करता है कि वो पाकिस्तान की फौज पर अटैक करें।
पाकिस्तान की फौज के हवाले से बयानियां बनाए। तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है, लेकिन इसमें जो DGISPR ने जो कुछ भी कहा है उस लिहाज से तो वो दुरुस्त है कि बैरूनी कुव्वतें इसमें शरीक हैं और वो सारी की सारी इस मामले को देख रही हैं। आगे जो मामला है ग्रुप्स का, जहादी ग्रुप्स का, अब ये देखे ना, ये बनाए किसने? ये तो अमेरिका ने खुद बनाए थे 80s में। यहाँ पे डॉलर आए भर भर के, अमेरिका ने खुद बनाए थे। तो तब जब उनके लिए काम हो रहा था तो वो ठीक थे। अभी बात ये है कि अब ये जो भारत के कहने पे ये जो कश्मीरी ग्रुप है उनके खिलाफ हमारा सारा इंटेलेक्चुअल शुरू हो गया सबका, ऐसे बंद कर दें इनको, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। भाई जो रियासती दहशत कश्मीर के अंदर, उसको आप भूल जाएंगे, उसको आप छोड़ देंगे, कैसे होगा ये? तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कॉम्प्लिकेशन है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की रियासत उससे फंसी हुई है और वो सियासतदान जो माजी में वाशिंगटन की तरफ देखते रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF की पॉलिसियां लेके चलते रहे हैं, तो अब वो बिल्कुल दे आर आउट टू प्रेस द पाकिस्तानी स्टेट, और यही आज DGISPR बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त जनरल खालिद नईम लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज PTM के हवाले से खासी तवील गुफ्तगू की है मेजर जनरल आसिफ गफूर ने, और PTM से कुछ सवाल भी हैं कि किस तरह से वो फ़ौज मुखालिफ पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा और किन हाथों में आकर खेल रहे हैं। सवाल यहाँ पर अभी नज़ीर लगारी साहब ने किया कि उनके खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान से बढ़कर और आईन पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो फिर किस बात का इंतज़ार हो रहा है? हम तो तमाम तर रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ करने वालों के खिलाफ सख्त हाथों से कार्रवाई हो, तो यहाँ पर लचक क्यों आपको लग रही है? जी, मैं खुद, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दिन में सवाल नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि जो अक्सरियत है हमारी सिविल सोसाइटी की, उनके ये दिन में सवाल बड़े अच्छे से था कि क्या वजह है कि वो, मेरा ख्याल उन्होंने बताया कि चूंकि इनमें काफ़ी सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि वरगलाए गए हैं और जो दिल से उनमें और जहनी तौर पर उनको मालूम नहीं है कि उन्हें किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि रियासत की ये मंशा थी और शायद फौज भी ये चाहती थी कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सख्ती हो जिससे ऐसे नौजवान जिनका कसूर नहीं है वो अपनी उसमें मारे गए हैं लाइलमी की वजह से। तो वो ये वजह रही है इनके साथ ज़रा। और फिर ये कि आपको ये भी हम जानते हैं कि जिन इलाके से उनका ताल्लुक है वहाँ वाकई काफ़ी खून खराबा हुआ है, बाहर के टेररिस्ट ने आके उनके ऊपर हमले किए हैं। फिर जब फौज ने उस जगह को साफ किया, हो सकता है कोई किसी का जरूर घर गिर गए होंगे, नुकसान पहुंच गया होगा, तो उनके दिल दुखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो सही कहा आज DGISPR ने कि हर चीज़ की एक लाइन होती है, एक वक्त होता है। तो जब उन्होंने सरेआम ऐसे काम किए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फौज को तकरीबन गालियाँ दी और बहुत भयानक गालियाँ दी, बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए फौज के लिए, तो मेरा ख्याल आज उन्होंने इस बात के इंडिया दे दिया है कि वो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और अब आप देखेंगे कि वो जो आप शिकायत कर रहे हैं कि क्यों इतनी नरमी उनके खिलाफ बरती गई इतनी देर तक, जो कि मैं भी समझता था कि नहीं किया जाना चाहिए था, उसका अभी अदाले का वक्त आ गया। अब मेरा ख्याल आगे ऐसा काम उनको करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सही। अच्छा जनरल साहब, एक और बड़ा जो अहम इशू था वो था मदरसास के हवाले से कि मदरसा की एक तो तादाद बता रहे थे कि करीब 30,000 है, और उनका चंद फ़ीसद मदरसास हैं जहाँ पर इस किस्म की अस्करियत पसंदी का मामला, तो बाकी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। कौमी धारे में लाने की बात हुई, उन्होंने कमीशन ऑफिसर की भी बात की कि कुछ मदारस से निकल के वहाँ पर भी लोग गए हैं। तो ये मदरसास के हवाले से बहुत ज़्यादा पहले भी बात होती रही कि ये कहीं ना कहीं नर्सरी रहे हैं किसी न किसी जिहादी तंजीमों के, जिन्होंने कुछ और रुख इख्तियार किया। ये फैसला बेहतर है इस वक्त रियासत पाकिस्तान के हवाले से कि मदरसास कौमी धारे में आएंगे, और इनका तरीकाकार आपके ज़हन में क्या आ रहा है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि असूली तौर पर, और ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल दुरुस्त हमें मान लेनी चाहिए कि अगर कोई ऐसे पाकिस्तानी हो जो कि किसी भी वजह से वरगला लिए गए हों या वो किसी गलतफहमी का शिकार हों, उन सब के खिलाफ बंदूक लेके खड़े हो जाना और ये कहना कि हम इनको नीस्त नाबूद कर देंगे, ये रवैया शायद दुरुस्त नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी के जहन में कोई खलफशार है या कोई बेचैनी पैदा हुई है या कोई गलतफहमी पैदा हुई है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंसानी जहन प्रोपोगंडे का शिकार हो जाते हैं, और जब लगातार उनके जहन पर एक चीज़ डाली जाए वो एक डॉक्ट्रिनेशन हो जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला है कि जितने भी मदरसे हैं इनको मेन स्ट्रीम किया जाए। और मेन स्ट्रीम जो मेरा नजरिया है, मुझे नहीं पता कि क्या प्लान है गवर्नमेंट के पास मेन स्ट्रीम करने का। मेन स्ट्रीम में मैं एक तो ये समझता हूँ कि तमाम स्कूलों का सिलेबस
ऐसा होना चाहिए जैसा कि मदरसों का सिलेबस ऐसा होना चाहिए जैसे तमाम स्कूलों का है। और अगर किसी ने इस्लाम की खिदमत करनी है तो वो पहले कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाए कि बाकी रिलीजन क्या कहते हैं। अगर किसी ने किसी सेक्ट की करनी है खिदमत तो बताए कि बाकी सेक्ट क्या कहते हैं। सही। तो कंपैरेटिव रिलीजन और कंपैरेटिव सेक्ट पढ़ाने चाहिए, और वो भी एक खास तालीम की लेवल के बाद पढ़ाने चाहिए, बिल्कुल, ताकि लोगों को इंडोक्ट्रिनेशन ना उनकी की जाए, बल्कि वो खुद एनालाइज कर सकें, खुद फैसला कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। सही। तो ये जो बचपन से ही लोगों का, बच्चों के ज़हनों में कुछ चीज डाल देना और बार बार बोल बोल के एक किस्म का प्रोपोगेंडा करके उनको एक सेक्ट का हामी बना देना, ये मेरा ख्याल दुरुस्त रवैया नहीं है। इसको तब्दील करने की अशद जरूरत है। बिल्कुल, मुआशरे के लिए भी बेहतर नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं समी इब्राहिम साहब आपसे भी, अब लगारी साहब से भी सवाल करता हूँ। मैं पहले समी साहब आपसे, आज उन्होंने एक तो मीडिया की तारीफ की 1971 का हवाला देते हुए भी, आगे चलकर उन्होंने बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट की, क्योंकि आप भी प्राइम टाइम में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा 7 से लेकर 11 बजे तक के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, हमें मालूम है कि ये हो गया, हल की जानिब की बात हो रहा है। तो इस वक्त जो है वो वाकई आप बहसियत एक एंकर पर्सन भी, तजज़ियाकार भी, बहसियत साफ़ी देख रहे हैं कि वो जो चीज़ वो आज बात कर रहे थे उसकी बहुत ज़्यादा कमी है मीडिया के अंदर, कि वो हल की जानिब हम प्रोग्राम नहीं कर रहे होते, अपनी सहाफ़त का रुख उस तरफ नहीं होता है। नहीं, देखें, बात सुने, ये तो एक बड़ी हल तो गवर्नमेंट ने करना है जी, हल तो DGISPR ने करना है, पाकिस्तान की फौज ने करना है, मीडिया ने हल थोड़ी करना है। सही। अगर कोई बंदा ये समझे कि ग्राउंड पे सिचुएशन को ठीक नहीं करना और सिर्फ जो प्रोग्राम्स के जरिए आप लोगों को मुतमईन कर देंगे, अगर माइंड सिर्फ 45% क्लियर हुई हैं तो 55% माइंड क्लियर होंगी तो लोग वहाँ पर मुतमईन होंगे ना भाई। सही। फंड्स अगर सरकार देगी उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए तो फिर वो मुतमईन होंगे ना। अगर नौजवानों को नौकरी मिलेगी तो फिर ही उनको नहीं ना वर्गलाया जाएगा। तो ये बात जो है, ये हर गवर्नमेंट को शिकायत रहती है। ये तो ट्रंप को भी अमेरिका में अपने मीडिया से शिकायत है। इसलिए ये जो उनकी बात है कि जी हम प्राइम टाइम में जो पाकिस्तान के जो टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं वो क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, सोल्यूशन तो सरकार ने देना। अगर सरकार जिसके पास सारे वसाइल हैं, इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर वो हल नहीं कर सकते तो वो जो एक मीडिया का टॉक शो करने वाला है वो बेचारा क्या हल दे सकता है और क्या बता सकता है। हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं। सही। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये है, अभी मैं लोधी साहब की बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी वो ये बताने की जरूरत है तालीम, ये मदरसे कई 100 साल से हैं। जब तक रूस अफगानिस्तान में नहीं आया था उन मदारिस ने कोई कहीं पे किसी तरह का कोई काम नहीं किया। इट वाज दैट टाइम कि जब तमाम दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके ट्रेंड करके जंग लड़ी गई, उसके बाद लोगों को डिब्रीफ नहीं किया गया। अभी भी आप इस्तेमाल करते हैं लोगों को वो अपने उसके लिए प्रॉक्सी वॉर्स के लिए। क्या कर रहा है ईरान, क्या कर रहा है सऊदी अरेबिया, क्या कर रही है CIA, ऑल दीज एजेंसीज आर क्रिएटेड टू डू दैट वर्क। और फिर दूसरी बड़ी मैं आपको बात बताऊं, ये एक आपको डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो वो जहादी ग्रुप है या वो रेमिनेंट्स हैं जो अफगान जंग के हैं जी, और दूसरे वो लोग हैं जो कश्मीर के हालात की वजह से जो भारतीय दहशतगर्दी है उसकी वजह से वो लोग खड़े हुए। अब आप अमेरिका और बरतानिया के कहने पर आप इन्हें मिक्सअप न करें, ये आप बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। वो जो कश्मीर है वो 47 का अनफिनिश एजेंडा है। उन लोगों को सजा भारत की 8 लाख फौज इसलिए दे रही है कि वो अपने वोट का हक मांगते हैं जो पूरी दुनिया ने वादा किया, वो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं। तो इसको ये समझना बहुत जरूरी है। आप ले लें मदारस को, जो अच्छी बात है, आप उनको साइंस भी पढ़ाए, लेकिन ये मदारस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हर एक एक्शन है फिर उसका एक रिएक्शन होता है। तो अगर आपने 70 साल तक आपके फंडामेंटल खारजा पॉलिसी के कश्मीर पर रहे हैं तो फिर अगर आप ये समझते हैं कि अब आप में इतनी ताकत नहीं है और आप ये नहीं कर सकते तो फिर एक रेफरेंडम कराएं, कौम के साथ बैठ के उनसे बात करें कि जनाब हमने क्या करना है। ये कॉस्मेटिक जो ऑपरेशन है ना मुदस्सर, ये इनसे हालात बेहतर नहीं होने। तो ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि भारत इसको पैसा बांट रहा है, अमेरिका पैसा बांट रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की फौज के खिलाफ करने की कोशिश है। उसमें आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल है, उसमें आपके ये जो ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हैं। बड़ी अच्छी बात है DGISPR ने खुल के ये बात बताई है, एक्सपोज किया है, लेकिन एक्शन सिर्फ PTM के खिलाफ क्यों? ठीक, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बिलावल भुट्टो रोजाना कहता है कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जरा उससे पूछा है क्या मतलब है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, और पूछे नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ से, मरियम नवाज से, वो किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया को लोगों ने गालियां दी, आपने कुछ नहीं किया।
पाकिस्तान की फौज को गालियां दी यहाँ पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने, किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो बार बार कहती है पीपल्स पार्टी पिंडी के में ये है, पिंडी में इस्लाम अदालत में आ जाए, पिंडी में ये ना चले, तो सबसे बड़ा जहर तो ये होगा मेरे भाई। तो ये आंखें बंद करने से मसला हल नहीं होगा। यू हैव टू टेक ए स्टैंड। ये जो करप्ट लोग हैं इनको पकड़ना होगा, इनकी जायदादें इनसे वसूल करनी होगी जो इनका पैसा बोल रहे हैं, तो इनके मुल्क बचेगा, ऐसे नहीं बचेगा मुल्क। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं क्विकली लोधी साहब आपसे मैं चाहूँगा, एक तो समीर साहब बातें कमेंट भी कीजिएगा, दूसरा यहाँ पर ये है कि जिस किस्म की ये बातें हैं, लफ्ज़ का हेर फेर है, बाकी मतलब तो वही है, वही टारगेट जाके सिलेक्टेड के मामला लफ्ज़ हों तो वो भी किसी जगह पे जाके हो रहा है, पीटीएम कर रहा है तो वो भी एक ख़ास जगह पर जाकर टारगेट करने की कोशिश हो रही है। तो इस पर भी समीर साहब की बात तो जो सजेशन है वो तो बिल्कुल वैलिड है कि सबके खिलाफ पर करें, पाकिस्तान के इदारे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो आईने पाकिस्तान के जो खिलाफ बात करने वाले, सबके खिलाफ एक जैसा एक्शन होना चाहिए। समी साहब कर रहे हैं, उनके जज्बात की मैं पूरी कदर करता हूं और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि जहां पर आज़ादी की तहरीकों को और दहशत गर्दी को आपस में मिक्सअप किया गया, वहां पर भी हम अपना मुंह बंद करके हमने वो बर्दाश्त कर लिया और कभी हमने खुलकर ये नहीं कहा कि ये दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं किया जा सकता। अब जाके थोड़ी थोड़ी बात निकलना शुरू हुई है जो कि इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ का हामी हूँ कि जो कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं वो हमारे वादे पर, हमारे बिरते पर वो खड़े हुए हैं, वो अपना खून बहा रहे हैं और हम किसी भी तरीके से अपनी नजरें उस तरफ से चुरा नहीं सकते। और वो ये भी ठीक कह रहे हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है, जो कि ऐसी बात है नहीं, अल्लाह के फजल करम से हम में हिम्मत भी है और इस कौम में बड़ी जान है, लेकिन ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लीडरशिप की कमज़ोरी हमें जो है ना ख्वार कर देती है और जो 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 कौम चाहती है उसके मुताबिक काम नहीं होता। मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूँ कि वो तंजीमें और ख़ासकर आज़ाद कश्मीर में वो लोग जो अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करना चाहते हैं और वो और लोग हैं, वो और किस्म की तंजीमें हैं और जो दहशत गर्दी और ख़ासकर हमला करते हैं पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन के ऊपर और पाकिस्तानी सिविलियंस के ऊपर और हमारे स्कूलों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, वो बिल्कुल और लोग हैं। इनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए और इन सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ का इसकी तायद करता हूँ और गो कि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा बात किया नहीं करता और आप अच्छी तरह इस बात को जानते हैं, लेकिन जो बात आज DGISPR ने भी कही है और समी साहब इसकी तायद कर रहे हैं कि ये क़वानीन, ये आइन सबके लिए है, ये किसी एक के ऊपर लागू और दूसरे के ऊपर लागू ना करना ये किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी आ जाती है हुकूमत वक्त की। फौज उनका साथ देती या नहीं देती ये बात की बात है, वो फौज को साथ बुलाना चाहिए। फौज की तरफ से भी मैं तो ये समझता हूँ कि फौज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये शिकायत जानी चाहिए कि जी आपके आइन में ये लिखा हुआ है, ये शख्स ये बात कह रहा है और इसका इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है कि ये फौज की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये बात अभी आनी चाहिए खुल के। ये क्या हम बनाना स्टेट बने हुए विन विन करते रहते हैं, हर किसी को जफ्फे डालने के चक्कर में है। जो आपके साथ सुलह नहीं भी करना चाहता उसके साथ भी अब सुलह करना चाहते हैं। मैं इन तमाम बातें इनकी मानता हूँ और जिस तरीके से जोश से बात कर रहे थे मैं उससे भी ज्यादा जोश मेरे दिल में उभर रहा है जिसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। जनरल खालिद नईम लोधी साहब आपका बहुत शुक्रिया, समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मामला, अच्छा अभी वक्त मुझे बताया गया है। समी इब्राहिम साहब, एक तो तायीद वाला मामला हो गया, आपके जोश की भी बात हो गई है, लेकिन सर एक और जो चीज़ यहाँ पर मामला है वो है कुछ भारत के हवाले से, क्योंकि वक्त में वो भी डिस्कस होना ज़रूरी है। भारत को एक तो प्रैक्टिकली जवाब हो गया था एयर स्ट्राइक के मामला और जो भी चीज़ें थी, उसके बाद अब जो सूरत हाल है और उसमें जो भारत के अंदर इस वक्त इंतखाबात का जो रुख हो रहा है और पाकिस्तान का इस वक्त जो जवाब है, आप ये क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी भारत से रिलेटेड है वो क्या मामलात हो सकते हैं? लगारी साहब आप सुन सकते हैं सर? सुनो जी जी लगारी साहब, इस वक्त जो भारत में इंतखाबात हैं वो अपने आखिरी करबट बैठ रहा है और इस वक्त जो है इंतखाबात के हवाले से वो पाकिस्तान और भारत के मामलात और पाकिस्तान के जो जवाब हैं इस स्ट्राइक की सूरत में जो भी मामलात हुए हैं, इसमें अब पाकिस्तान और भारत के रवैये आपसी ताल्लुक को क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? मेरे ख्याल में इंतखाबात के मोदी ने तो ये सारी कोशिश की थी कि वो इंतखाबात को मैनूवर करें, इंजीनियर करें और पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव लेकर इलेक्शन जीतें। अब आखिरी मराहल में जाकर पता चलेगा कि उसके क्या नतीजे बरामद होते हैं, लेकिन असूली तौर पर तो मोदी नाकाम हुए हैं सारी सूरत हाल में।
पाकिस्तान मुखालिफ जिस तरह का वो सोसाइटी को बनाना चाहते थे उस तरह से उनका नैरेटिव चला नहीं है, क्योंकि लोगों को हकायक मालूम है। ये जो स्ट्राइक की गई थी उसके बाद उन्हें रिट्रीट करना पड़ा, उन्हें वापस लेना पड़ा, अपना ये मौके भी वापस लेना कि जी हमारे हमले के अंदर 350 आदमी मारे गए थे। अब तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ था, और जो हम कह रहे थे कि एक कैजुअलिटी हुई है कवे की, वो कवे की ही कैजुअलिटी हुई है इंडिया की तरफ से, और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और किसी को हमले में पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये बात इंडिया के अवाम भी जानते हैं, इंडिया के लोग भी जानते हैं, उनको पता है कि ये सारा का झूठ बोला गया, और सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जो कुछ कहा गया वो झूठ बोला गया। उन्होंने अपने तैयारी अंदर पाकिस्तान में ले आने की कोशिश की, और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया, और नतीजा ये हुआ कि उनका पायलट पकड़ा गया, उनका जहाज गिराया गया, और सरहद पार उनका जहाज गिराया। ये सारी चीजें मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर सारी दुनिया ने देखा है, और जो कुछ उसकी तरफ से किया गया, जितने दावे किए गए वो दावे से झूठ साबित हुए। तो इस नतीजे में वहाँ के इंडिया के मासेस को मालूम है कि इंडिया की लीडरशिप झूठ बोल रही है, और वो इलेक्शन को मैनोवर करना चाहती है। लेकिन अब नतीजे क्या होते हैं ये इस पर मुनहसर करता है। अगर मोदी कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी वज़ीर आज़म साबित होंगे, इसलिए कि ये चल नहीं सकता, इंडिया और मोदी एक साथ नहीं चल सकते हैं। ये मौक़िफ़ है हमारा। हम ये समझते हैं कि इंडिया और मोदी जो है, मोदी ने वो इंडिया का वो नैरेटिव ही छोड़ दिया है ना, जो इंडिया को मुत्तहद रख सकता था। अब वो सूरत हाल नहीं रही है। अब तो वो एक खालिस हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं, जहाँ इतनी तादाद में सिख रहते हैं, जहाँ इतनी तादाद में ये मुसलमान रहते हैं, जहाँ इतनी तादाद में क्रिश्चियन रहते हैं, जैन रहते हैं, बुद्ध मत रहते हैं, वहाँ किस तरह से एक हिंदू स्टेट की तस्वर जो कर लिया उसको कामयाब कर सकते हैं वो। अच्छा लगारी साहब, एक और जो मामला है वो ईरान और पाकिस्तान के हवाले से पिछले दिनों में जो औरमाड़ा में अफसोसनाक वाक़या हुआ, आज सवाल भी किया गया, तो उस पर बड़ा क्लियरली बताया गया कि बॉर्डर ऑफ पीस का नाम दिया गया था माजी में इसको, तो यहाँ पर तो किसी किस्म की कोई फेंसिंग और ऐसी चीज़ें भी नहीं थी, और अभी जो इसको है वो बायलैटरली उसको किया जाएगा बेहतर तौर पर बॉर्डर। तो ये जो पाकिस्तान और ईरान के हवाले से पिछले दिनों में एक बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट किया गया कि हालात एक दूसरे ख़राब हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बातें हो रही हैं, वज़ीर आज़म ने ये कहा, तो ये तो आज और ज़्यादा मामला निकल आया कि ये तो पीस बॉर्डर था, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, और वो लोग मूव करके आए हैं जो अफ़गानिस्तान से यूरोप के एरिया से होते हुए ऐसे इलाकों में घुसे हैं। तो क्या आप लग रहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाद ईरान और पाकिस्तान में भी अब जो बॉर्डर है वो ज़्यादा सिक्योर होगा, तो हालात बलूचिस्तान के हवाले से भी बेहतर हो जाएंगे? मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छा होगा। बलूचिस्तान दोनों तरफ वहाँ पर ईरान में भी और पाकिस्तान में भी ये बहुत सिक्योर होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि यहाँ की मकामी आबादी एक दूसरे के साथ बहुत इंटर डिपेंडेंट है, और उनको एक दूसरे के साथ जरूरतें पड़ते हैं। हम बिजली वहाँ से लेते हैं, हमारे सरहदी शहरों की बिजली जो है वो ईरान से आती है। हम बहुत सी चीजें वहाँ मार्केट में बिक रही होती हैं, बहुत सा तेल जो आता है वो आता है, लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरहदों पर ये नहीं है कि जनाब वहाँ से जो है आप इसकी स्मगलिंग शुरू करते हैं, नॉन कन्वेंशनल ट्रेड शुरू करते हैं, और उसको ट्रेड को अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह से जो ट्रेड होती है उसका वॉल्यूम बड़ा है, लेकिन जो जायज तिजारत है उसका वॉल्यूम बहुत छोटा है। तो अब दोनों मुल्कों के दरमियान अगर वो हो जाए, अगर ट्रेड सेंटर्स खोल जाए, बॉर्डर पर हो जाए, वहाँ पर मार्केट्स खोल जाए, और वहाँ पर जो है वो ट्रेड का ज्यादा वो बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान की वहाँ जरूरत है। मैंने देखें, एक बात तो यह है कि आई विटनेस हूँ, मैंने देखा किस तरह से चावल की स्मगलिंग होती है ईरान की तरफ, और ईरान से तेल की तरफ यहाँ इसकी तरफ होती है। तो अगर ये फायदा तजारत हो तो दोनों मुल्कों को फायदा होगा, हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा। ये कोई बात नहीं कि कोई 30 करोड़ के करीब, 30 करोड़ 80 लाख के करीब हम वो डॉलर की वो करते हैं, करते हैं। तो ये है कि जहाँ फेंसिंग वाला मामला हो वहाँ तजारत के भी मामला बेहतर हो जाएं, तो दोनों जगहों पे फ़ायदा भी हो सकता है, बलूचिस्तान के अंदर भी और ईरान साइड पे भी। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, हमारे जनाब खालिद नईम लोधी साहब, समी इब्राहिम साहब, आप तीनों अहबाब का शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।